गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ कॉर्नर। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे यार हमारी क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर, जिसका नाम है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ यार मैं आपको बताते चलूँगी कि कौन सा टॉपिक है जहाँ से बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा और जहाँ से CUET के अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और नोट्स के लिए बच्चे टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है ह्यूमैनिटीज़_कॉर्नर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली चैनल को ज्वाइन कर लेना। नोट्स मिलेंगे, साथ के साथ आप डायरेक्टली मुझसे अपने डाउट्स के लिए कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा क्लास 12th की हमारी पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री तीनों ही सब्जेक्ट की सीरीज साइमल्टेनियसली चल रही है। आप आई बटन पे क्लिक करके उनको एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर मेनली हमने सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिक्योरिटी इज समथिंग विच वी आर वेरी फेमिलियर विद, मतलब बहुत कॉमन टर्म है। ठीक है, तो दो हमारे मेन टॉपिक्स यहाँ से बनते हैं। एक बनता है हमारा ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल का मतलब पुराने, जैसे वॉर था, है ना। पहले हमारे सामने अगर हम 50, 60, 70 साल पहले चले जाते हैं तो हमें जो खतरा था वो केवल वॉर से था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास कुछ नॉन ट्रेडिशनल यानी कुछ नई थ्रेट्स या नए डर आ गए हैं, जैसे कि कोविड-19 था। राइट, इट वाज एक ऐसा एपिडेमिक था, पैंडेमिक था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। राइट, तो कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए खतरा था। सिमिलरली टेररिज्म इज समथिंग जो आज के टाइम पे, आज तो हम नहीं बोल सकते, पिछले 50-60 सालों से हम इसको देखते आ रहे हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चल रही है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं पूरी जो संसार है, वर्ल्ड है, वो इम्पैक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो यही हमारे दो मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यही है, व्हाट इज सिक्योरिटी। अगर आपसे पूछे और हमें सिंपल 2-3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो हम बोलेंगे फ्रीडम फ्रॉम फियर या फिर फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। ठीक है, कि आपके ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, आप सिक्योर फील कर रहे हो। राइट, सिक्योरिटी इज व्हाट, व्हेन वी फील सिक्योर, हम अपने आप को सिक्योर या सेफ फील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थ्रेटनिंग का एक ब्रॉड व्यू है। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि सिक्योरिटी से मतलब है हमारा द थिंग्स दैट थ्रेटन द कोर वैल्यू शुड बी रिगार्डेड वाइल स्टडिंग सिक्योरिटी। ठीक है, जो हमारी कोर वैल्यूज, जैसे कि हमारी एग्जिस्टेंस को, हमारे सर्वाइवल को खतरा दे रही है। राइट, तो कंक्लूजन यही है। अब डर तो सबको लगता है, अब मेरे को रोड क्रॉस करने से डर लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, है ना। इट मीन्स कि ऐसी डेंजरस थ्रेट्स जो हमारी कोर वैल्यूज को एंडेंजर करती है, और अगर उनके ऊपर उनको हमने टाइमली तवज्जो नहीं दी, उनके साथ टाइमली हमने डील नहीं किया, तो वो इस हद तक डैमेज हो जाएंगी कि उनको दोबारा रिपेयर कर पाना ठीक नहीं होगा। राइट, अगर किसी जगह पे बार बार टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, और वहां पे अगर हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई मिलिट्री ऑपरेशन वहां पे लॉन्च नहीं किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो टेररिस्ट आएंगे, अटैक करेंगे एंड उस एरिया को इतना ज्यादा डैमेज कर देंगे कि हम उसको दोबारा से रिपेयर नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों की जान चली जाएगी, हम उनको दोबारा से सिक्योर नहीं कर पाएंगे। राइट, तो सिक्योरिटी से मतलब है हमारा उन एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट से हमें सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, जो हमारी कोर वैल्यूज को एंडेंजर करती है। कोर वैल्यूज से मतलब है हमारा ह्यूमन सर्वाइवल, हमारा जो एक बेसिक लाइफस्टाइल है, अगर उसके अंदर कोई भी हिंड्रेंस आ रही है तो वो हमारी एक सेफ लाइफ को, एक सिक्योर लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही होती है, एंड उसके लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्योरिटी दो तरीके की है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। अब ट्रेडिशनल आपकी एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। एक्सटर्नल वॉर हो सकती है, कोई मिलिट्री थ्रेट हो सकता है किसी दूसरी कंट्री के थ्रू, राइट, हमारे किसी नेबर के थ्रू। अब उससे क्या इंडेंजर होगा, हमारी सॉर्जिनिटी। राइट, अगर कल को हमारे ऊपर कोई अटैक होता है, फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल अभी का बांग्लादेश का। राइट, क्या हुआ है वहां पे, मिलिट्री कू हो गया है। मिलिट्री कू ने क्या किया है, वहां की जो सरकार थी उनको हटा दिया है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम हैपन हुआ है हमारा पाकिस्तान के अंदर, उससे पहले हमारा अफगानिस्तान के अंदर हुआ है। राइट, हमारी इंडिपेंडेंस छिन जाती है, हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो हमारी टेरिटरी हुआ करती थी, अब उसके ऊपर कौन कंट्रोल कर लेगा, कोई दूसरी पावर या कोई दूसरी अथॉरिटी कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, अब कहीं ना कहीं हर सिटीजन की लाइफ के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, एवरीबडी इज इंपैक्टेड। राइट, तो ये हमारा हो गया ट्रेडिशनल नोशन। वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन ट्रेडिशनल नोशन की अगर हम बात करते हैं, सो ये मिलिट्री थ्रेट्स के बियॉन्ड जाती है ना। यहाँ पे हम वायलेंस की इतनी बात नहीं कर रहे होते, ऑल्दो टेररिज्म इज ऑल्सो अ नॉन ट्रेडिशनल नोशन, लेकिन टेररिज्म या मिलिट्री थ्रेट्स के अलावा हमारे पास बहुत सारे एपिडेमिक्स होते हैं। हेल्थ एपिडेमिक्स, कोविड-19 था, उससे पहले बहुत सारे प्लेग आए हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली हंगर हो गया, पॉवर्टी हो गया। राइट, ये भी तो थ्रेट ही है ना, कि वो कोई बच्चा है वो भूखा मर गया है।
राइट तो उसकी जिंदगी, उसका जो ह्यूमन सर्वाइवल था उसको तो खतरा है ना, उसको खाना नहीं मिल रहा, वो गरीब है, उसको वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है, उसको बार बार माइग्रेट करके जाना पड़ रहा है। राइट तो ये भी तो थ्रेट्स ही हैं, इन सब से भी तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो इन सबको हम डालते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन, यानी ये थोड़े नए तरीके के थ्रेट्स हैं जिनके ऊपर पहले बातचीत नहीं होती थी, अब इनको हम एज अ सीरियस इशू लेने लगे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं रिस्पॉन्ड टू वॉर। पहले हम ट्रेडिशनल नोशन को पढ़ेंगे, यहां से हमारा ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ट्रेडिशनल नोशन में सबसे पहली चीज़ आती है इंटरनल वॉर हो गया, फिर एक्सटर्नल वॉर हो गया, उसके लिए हमारे पास 4-5 तरीके हैं उससे डील करने का, कैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे। सबसे पहले टू सरेंडर, हमने सरेंडर कर दिया भैया कि हमारे पास की नहीं है तुमसे लड़ना, ठीक है। दूसरा है डेटरेंस, डेटरेंस का मतलब होता है वॉर को प्रिवेंट करके रखना। डेटरेंस का मतलब है कि हमने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज डेवलप करके रखी है, अगर सामने वाला अटैक करेगा तो हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, हम भी बराबर की मात्रा में अटैक करेंगे। हमारे पास वो मिलिट्री वेपन्स हैं कि सामने वाला हमारे ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा कि अगर मैं इसके एरिया पे अटैक करता हूं तो ये रिटेलिएशन में मेरे को डबल नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये वॉर को प्रिवेंट करके रखता है। जैसे यूएसए के ऊपर डायरेक्टली कोई अटैक नहीं कर सकता, रशिया के ऊपर डायरेक्टली कोई अटैक नहीं कर सकता। राइट, नेक्स्ट है थर्ड वन इज टू डिफेंड, कि आप उनके साथ लड़ोगे एंड अपने आप को डिफेंड करोगे, या तो वॉर को एंड कर दोगे, जीत जाओगे, या फिर उसको लिमिट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आप कंपीट कर रहे हो उनके साथ। फोर्थ, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर मतलब आपने अच्छे रिलेशनशिप्स बना करके रखे हैं पावरफुल नेशंस के साथ। कल को अगर आपके ऊपर कोई आपका नेबर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसको पता होना चाहिए कि भैया इसकी बड़ी पावर के साथ ऊपर अच्छे रिलेशनशिप्स है, यूएसए के साथ, रशिया के साथ। राइट, इंडिया हैज डन द सेम, हमारे यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप्स है और रशिया के साथ तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स है। बहुत बार उन्होंने हमारी हेल्प भी की है पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश का जब वॉर हुआ था उसमें कंपीट करने के लिए। राइट, तो ये हो सकता है। साथ के साथ आपने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बिल्डअप करके रखा है, आपके पास आपके पास इतना पैसा है कि आप उस वॉर को फंड कर पाओ, है ना। लड़ाई हो जाती है तो आपके पास उतना मनी होना चाहिए। साथ के साथ आपने टेक्नोलॉजिकल पावर को भी डेवलप करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है मिलिट्री अलायंस। आप 1, 2, 3, 4 देशों के साथ मिलकर के अपना मिलिट्री अलायंस या पैक्ट साइन कर सकते हैं, सो दैट कल को अगर आपके ऊपर कोई अटैक करे तो वो नेशंस आपकी मदद करेंगे। सही है, ओके, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट हमें गिवन है कि जो इंटरनेशनल एराना है, जो ये हमारा रणभूमि है ना इंटरनेशनल, अगर हम बात करते हैं तो हर जो कंट्री है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है भैया। कब कौन पलट जाए कुछ नहीं पता। ठीक है, आप अपने दोस्त के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आप अपने अलायंस के ऊपर भी, कि क्या पता कल वो आपकी हेल्प करे ना करे। राइट, सो वन हैज टू बी सेल्फ सफिशिएंट इटसेल्फ। ठीक है, अब वो कैसे होगा? जब वहाँ के सिटीजन अवेयर होंगे, जब वहाँ की मिलिट्री पावर स्ट्रांग होगी, जब वहाँ की इकोनॉमिक पावर स्ट्रांग होगी, जब वहाँ की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग होगी। राइट, कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर देता है, फॉर एग्जांपल अगर हम अभी रिसेंटली बात करते हैं इजराइल की, अगर हम बात करते हैं, राइट, सो सिटीजन अवेयर थे, राइट, उनके ऊपर जो भी अटैक हुआ वहाँ की लीडरशिप स्ट्रांग थी, जो पुराने लीडर्स थे, राइट, दे डिडंट एंगेज इन पॉलिटिकल डिबेट्स, कि वो एक दूसरे के ऊपर बैठ करके टीवी के ऊपर काउंटर अटैक कर रहे हैं कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। दे स्टेप डाउन इन रहे ना, वो खुद खड़े हुए, वो लड़ाई के अंदर खुद आगे खड़े हुए। राइट, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपनी खुद की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। ना सिर्फ हर देश रिस्पॉन्सिबल है, हर एक नागरिक भी खुद की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं इंटरनल ट्रेडिशनल नोशन के बारे में। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हम इंटरनल टर्म्स में अगर बात करते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनल सिक्योरिटी, अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं, वहाँ पे ऐसे कुछ मेजर थ्रेट्स होते नहीं थे। यूएसए यूएसएसआर खुद में कोल्ड वॉर के अंदर एंगेज थे। राइट, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके पास एक्सटर्नल इश्यूज ज़्यादा होते थे, इंटरनल उनके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। राइट, 1/3 जो भी वॉर्स हुए हैं हमारे पोस्ट वर्ल्ड वॉर फेज के अंदर, वो कोल्ड वॉर की वजह से हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्सटर्नल थ्रेट ही है, इंटरनल नहीं है। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी एज सच कोई सीरियस थ्रेट था नहीं इंटरनली। हाँ, कुछ कुछ उनकी कॉलोनीज थी जहाँ पे उन्हें थोड़े बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे थे, जैसे वियतनाम के अंदर फ्रेंच को बहुत एक भारी टक्कर मिल रही थी। सिमिलरली केन्या के अंदर ब्रिटिशर्स को एक मेजर कॉम्पिटिशन उनकी तरफ से मिल रहा था। सो दैट वाज बेसिकली इन देयर कॉलोनीज। राइट, उनकी इंटरनली कंट्रीज के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन इंटरनल जो प्रॉब्लम्स थी वो कौन सी कंट्रीज में थी? जो नई कंट्रीज अभी अभी डीकॉलोनाइज हुई है, जैसे इंडिया हुआ था, है ना, इंडोनेशिया हुआ था, अफ्रीकन कंट्रीज हुई थी। तो बहुत सारी ऐसी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी, कौन सी? एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी जिनको इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी थ्रेट्स देखने को मिल रहे थे।
ठीक है। इंटरनली क्या था, उन्हें डर था इंटरनली, मतलब सेपरेटिस्ट मूवमेंट की डिमांड हो रही थी। इंडिया का एग्जांपल ले लो, है ना, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके पास ऑप्शन था, वो इंडिया को मर्ज करना चाहिए, इंडिया में मर्ज हो सकते थे, पाकिस्तान को मर्ज करना चाहिए, पाकिस्तान में मर्ज हो नहीं सकते थे, राइट। तो वो एक बहुत क्रिटिकल इशू था, हम सेकंड जो हमारी बुक है उसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे अपने नेबर के साथ, है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे। इंडिया की बात करें तो जब इंडिया को आज़ादी मिली तो हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रह गया था, कश्मीर वाला इशू एक बहुत बड़ा इशू रह गया था, राइट। उसके बाद इन कंट्रीज़ को डर था कि कहीं दोबारा से हमको ये जो कंट्रीज़ हैं ये हमको दोबारा से कॉलोनाइज ना कर दे, तो रीकॉलोनाइजेशन का इनको डर था। नेबर से इनको थ्रेट थे, है ना, पानी को लेकर के, लैंड को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे इश्यूज इनके पास थे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल नोशन की हमने बात कर ली कि 1947 के बाद अगर हम बात करते हैं, 1950s की अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक्सटर्नली वो कोल्ड वॉर के अंदर एंगेज थे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एशियन अफ्रीकन कंट्रीज की बात करते हैं तो उनके पास इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थी, साथ के साथ उनके पास एक्सटर्नल थ्रेट्स भी थे, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन। हमने पढ़ लिया कि वॉर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल अगर हम देखते हैं, राइट। बॉर्डर डिस्प्यूट्स उसके अंदर एक मेन रीजन आ जाता है, नेबरिंग कंट्रीज की आपस में नहीं बनती है, जो सुपर पावर्स है उनकी नहीं बनती है, राइट। तो अब इसको कॉपरेट कैसे करना पड़ेगा, है ना, अब कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए इस वॉर को एंड करने का, वायलेंस को लिमिट करने का, राइट। तो ग्लोबल कॉपरेशन की हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। अब जो आर्मीज हैं उनको मेक श्योर करना चाहिए कि वो नॉन कम्बैट्स यानी सिविलियंस को अटैक ना करें, उनको टारगेट ना करें, उनको हर्ट ना करें, ठीक है। इसके अलावा जो अनआर्म्ड है, जिनके पास कोई वेपन्स है, उनके ऊपर वो अटैक ना करें, ठीक है। जो कम्बैट्स जो सरेंडर कर रहे हैं उनको सही तरीके से ट्रीट करें रादर देन किलिंग देम, ठीक है। एक्सेसिव वायलेंस ना हो ये भी मेक श्योर करना है, ठीक है। फोर्स तभी यूज करनी है जब आपके बाकी सारे ऑल्टरनेटिव्स फेल हो चुके हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां से क्वेश्चन आता है जरूर से, दैट why is cooperation considered necessary to tackle, थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में आ सकता है, ठीक है, ट्रेडिशनल थ्रेट्स, ठीक है। ट्रेडिशनल थ्रेट्स को टैकल करने के लिए, उनको रेजिस्ट करने के लिए कॉपरेशन की क्यों जरूरत है, ठीक है। 3 तरीके हमें और बताए गए, डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि आपने कुछ आर्म्स को गिव अप कर दिया, डिस का मतलब हो गया गिव अप, ठीक है। आपने कुछ आर्म्स को, कुछ ऐसे वेपन्स को आपने गिव अप कर दिया, आप उनको नहीं बनाओगे। इसके लिए बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी, जैसे 1972 में हुई थी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशंस और 1992 के अंदर हुई थी केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो ये ट्रीटीज जिन कंट्रीज ने साइन की थी उनका मेन एम यही था कि अब ये कंट्रीज ऐसे वेपन्स नहीं बनाएगी, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स नहीं बनाएगी, उनकी प्रोडक्शन को रोक देगी एंड उनको अपने पास नहीं करके रखेगी। अगर उनके पास भी है भी तो उनको वो डिस्कार्ड कर देगी, ठीक है। तो लगभग 155 देशों ने BWC को साइन किया था और 181 देशों ने CWC को साइन किया था, ठीक है। तो डिसआर्मामेंट इज बेसिकली आपने जो बहुत ही ऐसे वेपन्स हैं जो एक्सट्रीमली डेंजरस है, ठीक है, जिनका एक बहुत मेजर इंपैक्ट हो सकता है ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, आप उनको गिव अप कर दोगे और उनका प्रोडक्शन अब आप नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा है आर्म्स कंट्रोल। कंट्रोल यानी आप कुछ हद तक अपना जो वेपन एक्यूजिएशन है या डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करोगे, उसको रेगुलेट करोगे, ठीक है। 1972 के अंदर एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हुई थी बिटवीन यूएसए एंड USSR, जिसका मेन एम यही था कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज नहीं करेंगी न्यूक्लियर अटैक्स को लॉन्च करने के लिए एज ए डिफेंसिव शील्ड, ठीक है। ये हो गया। अब आर्म्स कंट्रोल है तो आप कंट्रोल कर सकते हो एक लिमिट तक, है ना, कि आप बहुत ही लिमिटेड डिफेंसिव सिस्टम बना सकते हो। आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से ये वाले जो ट्रीटीज हैं वो रोक देती है। इसके अलावा और बहुत सी ट्रीटी हुई थी, सॉल्ट हो गई, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, NPT न्यूक्लियर प्रोफिलेशन ट्रीटी, है ना, सॉल्ट 1 एंड सॉल्ट 2 और अगैन आर्म्स को लिमिट करने के लिए कुछ ट्रीटीज की गई थी, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी करके ऐसा कुछ था इनका, ठीक है, ओके। तीसरा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से मतलब है कि अब 2 कंट्रीज है A एंड B, उनके पास जो भी वेपन्स है, जो भी टेक्नोलॉजी है ना, जो भी आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देती है अपनी राइवल्स के साथ, है ना, कि हमारी मिलिट्री इंटेंशन है कि हम आपके ऊपर कभी भी पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप करते हो तो फिर तो काम तमाम है, ठीक है। तो आपने अपनी मिलिट्री इंटेंशन क्लियर कर दी, अपने प्लान्स बता दिए, आपके पास कौन कौन से वेपन्स है वो आपने बता दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। होते हैं ना शोज होते हैं, प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग्स होती है जिसमें वो दिखाते हैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, राइट। तो क्या किया है आपने, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया है। इसका मतलब ये है कि राइवल्स कभी भी वॉर पे ना जाए, बिकॉज इनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मिसपरसेप्शन हो गया, तो वो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखते हैं,
ठीक है। तो 3 तरीके हमारे पास, डिसआर्मामेंट यानी ऐसे वेपन्स को आप गिव अप कर देते हो जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। आर्म्स कंट्रोल, आप जो वेपन्स का एक्यूजिएशन है उनको एक्वायरेशन में और उनकी डेवलपमेंट को थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लिमिटेड मात्रा में बनाते हो। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आपने अपने राइवल पार्टनर को अपने फ्यूचर प्लान्स बता दिए सो दैट किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप रणभूमि में ना उतर आए, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट यही है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर फोर्स ही हमारा थ्रेट है, हमें डर भी फोर्स से ही है ना, और हमारी बचाव जो हमारा सुरक्षा कर सकता है, जो हमारा डिफेंस कर सकता है, दैट इज फोर्स एज वेल, ठीक है। सो इट बोथ एक्ट्स एज द थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी, है ना। हर देश के पास अपनी मिलिट्री होती है, हर एक देश ने बहुत एडवांस्ड वेपन्स बना करके रखे हैं सो दैट कल को अगर हमारे पास अटैक हो तो हम डिफेंड कर पाए, और अगर कल को हमें किसी को अटैक करना पड़े तो भी हम उन्हीं वेपन्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी खत्म होता है। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर खतरा किसको है? स्टेट को है, उसकी टेरिटरी को है एंड उसके गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को है, राइट। तो हमने पढ़ लिया ट्रेडिशनल के अंदर वॉर हमारे लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम है। हमने देख लिया कि डेवलप्ड कंट्री के पास एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थी, ऑन दी अदर हैंड एशियन अफ्रीकन कंट्रीज के पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरीके के ट्रेडिशनल थ्रेट्स उनको देखने को मिलते थे। 3 तरीके हमने पढ़ लिए कि कैसे वो कंट्रोल करने वाले हैं। अब उन तीनों के ऊपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है बड़े वाला 6 नंबर में, और सेपरेटली भी आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट को डिफाइन करो, या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या होता है, सही है। अब आगे चलते हैं नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल हम समझ चुके हैं दैट दे गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स, है ना। 1 बाय 1 हम काफ़ी सारे ऐसे थ्रेट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे रेफरेंट यानी यहाँ पे सिक्योरिटी किसको चाहिए? यहाँ पे विक्टिम कौन है? यहाँ पे विक्टिम है हमारे इंडिविजुअल्स, हम जैसे आम नागरिक, कम्युनिटीज और ह्यूमन काइंड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन से। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी 2 तरीके की है, एक है ह्यूमन सिक्योरिटी और एक है ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, ह्यूमन बीइंग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। अब नैरो कॉन्सेप्ट जो है, एक पहले पुराना कॉन्सेप्ट होता था नॉन ट्रेडिशनल के अंदर, अगर हम बात करें नैरो, ठीक है, तो उसमें आप मेजरली इंटरनल थ्रेट्स को देख रहे होते हैं। इंटरनल थ्रेट्स मतलब वायलेंट को देख रहे होते हैं, अगर कहीं पे वायलेंस हुई है तो वहां पे आप कुछ एक्शन लोगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ब्रॉडर व्यू देखते हैं, मतलब नैरो के अंदर ये मानते थे कि अगर वायलेंस हो रही है तो ही आपकी सर्वाइवल को खतरा है, तो ही आप उसको एक थ्रेट मानोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप ज़्यादा चीज़ों को कंसीडर नहीं करते होते। ऑन दी अदर हैंड ब्रॉडर व्यू कहता है कि भैया सिर्फ हमें वायलेंस से खतरा थोड़ी है, हमें खतरा भूखमरी से भी हो सकता है, किसी बीमारी से भी हो सकता है, किसी नेचुरल डिजास्टर से भी हो सकता है ना। एंड काफ़ी बार ऐसे पैंडेमिक या ऐसे नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं जो एक वॉर, जेनोसाइड और टेररिज्म से भी ज़्यादा लोगों की एक बारी में जान ले लेते हैं, राइट। फ्लड का केस हमारे पास देखने को मिल गया, राइट। अगर कहीं पे अर्थक्वेक आ गया तो बहुत लोगों की जान चली जाती है, कोई ऐसी बीमारी आ गई है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स की भी जान चली जाती है, जैसे प्लेग आ जाता है। अभी रिसेंटली हमारे पास काऊ के अंदर लिम्फी आई थी, राइट, उसमें बहुत सारी बेचारी जो गाय थी उनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो ब्रॉडर व्यू गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट, नैरो व्यू के अंदर हम अभी भी इंटरनल थ्रेट को ही देख रहे हैं एज अ मेन सोर्स ऑफ टारगेट जिसे हम सिक्योरिटी पाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी। आगे चलते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल सिक्योरिटी मतलब पूरी ग्लोबल कॉपरेशन हमको इसको चाहिए, है ना, पूरे ग्लोब को इम्पैक्ट कर रही है। ऐसी थ्रेट्स क्या हो सकती है? ग्लोबल वार्मिंग एक इंसान को तो इम्पैक्ट करती नहीं है, पूरे संसार को इम्पैक्ट कर रही है। एड्स, टेररिज्म, बर्ड फ्लू, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक कंट्री के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट उसको देखने को मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पे भुखमरी ज़्यादा है, वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, हम फिर भी थोड़ा सा ठीक मीडियोकर कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, लेकिन वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है आज के टाइम पे भी मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश, मालदीव के अंदर अगर सी लेवल हमारा 1.5 से 2 मीटर तक भी बढ़ता है तो हमारे पास यहाँ पे हमें इन एरियाज़ के अंदर फ्लड देखने को मिलेगी, राइट। जापान या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें आए दिन अर्थक्वेक आते रहते हैं, है ना। तो हर कंट्री का एक डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये सब प्रॉब्लम्स थ्रू आउट द ग्लोब को इम्पैक्ट कर रही होती है, ठीक है। अब न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, यहाँ से ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी बार PYQ में क्वेश्चंस आए हैं दैट डिफाइन ह्यूमन सिक्योरिटी 2 नंबर के अंदर, ठीक है। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट के अंदर हम 1 बाय 1 कुछ ऐसी नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 पे है टेररिज्म। टेररिज्म को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप वायलेंस का यूज़ कर रहे हो, एक्सट्रीम वायलेंस का यूज़ कर रहे हो, जिसका मेजर एम होता है कि आपको सोसाइटी में अपने खिलाफ डर फैलाना है, राइट। दिस इज एग्जैक्टली सेम हैपनिंग इन अफगानिस्तान राइट नाउ कि तालिबान ने
ओवरटेक कर लिया है एंड कैसे वो लोगों को डरा धमका करके रह रहे हैं, ठीक है। अब पर्पस होता है इनका या तो कोई पॉलिटिकल रीजन है ना, कि उन्हें कू कराना है, सरकार को हटा करके अपना कंट्रोल लेकर के आना है, या फिर रिलीजियस रीजंस भी है ना। हमें बहुत सारे पिछले ऐसे अटैक देखने को मिल गए हैं जिसके अंदर उनका जो मेजर एम होता है दैट इज ऑन रिलीजियस ग्राउंड, राइट। अब 3 ब्रॉड मीनिंग हम इनके निकाल सकते हैं। सबसे पहला यही है कि आपने टेरर का यूज किया है, राइट, लोगों को डराने के लिए, है ना, तो इट इज मेंट टू इंस्टिल फियर, राइट। अब वो आप कैसे करते हो, आप सिविलियंस को टारगेट करते हो, आम जनता को टारगेट करते हो। कैसे करोगे, प्लेन्स को हाईजैक करोगे, बॉम्ब्स प्लांट कर दोगे आप मार्केट के अंदर, ट्रेन्स के अंदर, राइट, तो इस तरीके से करते हो। ग्लोबल इशू है तो बहुत रेयरली ऐसी कंट्रीज रहती हैं जिनको टेररिज्म का कोई अटैक ना हुआ हो उनके ऊपर कभी भी, राइट। सो नो नेशन इन द वर्ल्ड इज फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं, ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, राइट। हम ह्यूमन राइट्स को यूजली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 इज पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट से मतलब है कि आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए अपनी स्पीच को लेकर के, असेंबली को लेकर के। इकोनॉमिक राइट्स के अंदर यही हो सकता है कि आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल वेजेस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए इकोनॉमिक टर्म्स के ऊपर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सोशल राइट्स, हर किसी के पास सोसाइटी में रहने का इक्वल राइट होना चाहिए, बोलने का, ठीक है। वही आ गया, आपके पास राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, और राइट टू जो भी आपके बेसिक राइट्स आते हैं, ठीक है। अब आजकल हम कॉलोनाइज पीपल के बारे में बहुत सारे बात करते हैं, इंडिजिनस माइनॉरिटी की राइट्स को लेकर के भी बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं विच आर एक्चुअली गेटिंग अ प्लेस ओवर ग्लोबल प्लेटफॉर्म, की उनकी एटलीस्ट बात हो रही है, उनके बारे में लोग स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। तो यूएन एंड ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है आज के टाइम पे, है ना। वी हैव मल्टीपल NGOs, वी हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हु आर देयर टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट एनी अगर किसी भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो, राइट। सो दीज पीपल आर डूइंग देयर जॉब्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यूएन की, अगर हम बात करते हैं, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के भी आए हैं दैट यूएन के अंदर बहुत सारा पैसा आए साल ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए फंड किया जाता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जो हर साल मिलते हैं, कंट्रीज़ को फिगर आउट करते हैं, रिपोर्ट लिस्ट देते हैं, है ना, कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग सेफ फील करते हैं, डेमोक्रेसी किस में ज़्यादा है, राइट। डेमोक्रेसी के टर्म्स के अंदर इंडिया को बांग्लादेश के नीचे लगाया गया था, है ना। तो ये रिपोर्ट्स आती रहती है। तो एक डिबेट है कि यूएन की अगर हम बात करते हैं तो यूएन के अंदर यूएन के पास राइट है कि वो अपनी फोर्स का यूज़ कर सकती है अगर कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनको डिफेंड करने के लिए वो अपनी फोर्स का यूज़ कर सकती है, कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ ला सकती है, एक्शन ला सकती है, राइट। लेकिन ऑपोजिशन ये आता है कि यूएन अपने अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करती है, यूएन एक्ट करती है पावरफुल स्टेट्स के अकॉर्डिंग। अभी यूएसए ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, 10, 12, 15 साल वो वहाँ पे रहे हैं, राइट। उन्होंने अपनी मिलिट्री को वहाँ पे सेटल डाउन करके रखा था, एकदम से वो सब कुछ छोड़ के चले गए एंड अब वहाँ पे क्या उन्होंने सारा जो ओवरटेक है वो किसको कर लेने दिया, तालिबान को कर लेने दिया। जब वो 10, 12, 15 साल वहाँ पे रहे थे, सो दीज गाइज हैव टू मेक श्योर कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आए, राइट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया। जब तक उनका मतलब था अफगानिस्तान से वो वहाँ रहे एंड उसके बाद वो रातों रात वहाँ से छोड़ करके चले गए, ठीक है। अब तालिबान के अंदर क्या हो रहा है उसको लेकर के कोई स्टैंड नहीं लेता है कि सॉरी अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का कितना ज़्यादा वायलेशन हो रहा है ना। ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज वहाँ पे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं कि बच्चियों को स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जा रहा है ना। तो बहुत ऐसे रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, नोबडी इज टेकिंग अ स्टैंड। ओके, बांग्लादेश के अंदर व्हाट इज हैपनिंग, कू हुआ है, कू होने के बाद जो माइनॉरिटीज़ है, हिंदूज है, सिख्स है, राइट, उनके साथ क्या हो रहा है, नोबडी इज टेकिंग अ स्टैंड। किसी यूएन ने स्टैंड नहीं लिया, किसी पावरफुल नेशन ने स्टैंड नहीं लिया, राइट। यूएन इज द वन, यूएन को हमने इंटरनेशनल अथॉरिटी दी है ना कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो लोग हैं, अगर वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, सिविलियंस के साथ अगर गलत हो रहा है, वहाँ पे वॉर्स हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे शरेआम लोगों को मारा जा रहा है, तो यूएन को स्टैंड लेना चाहिए, बट यूएन इज नॉट टेकिंग एनी स्टैंड, राइट। तो ये इसकी पुरानी प्रथा चलती आ रही है ना, कि जैसे जैसे इनके जो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल स्टेट्स है, जैसा उनको स्टैंड लेने के लिए बोलते हैं, तो यूएन चूज टू एक्ट ऑन वायलेंसेस ऑन विच पावरफुल नेशंस का इंटरेस्ट जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे वो उनको अलाउ करती है, वहाँ पे यूएन एक्शन ले रही होती है, हर केस में नहीं ले रही होती। सिमिलरली इराक ने जब कुवैत के ऊपर इन्वेजन किया, कोई एक्शन नहीं हुआ। यूएसए ने जब ईरान के ऊपर जाकर के अटैक किया ऑन द एक्यूजिएशन ऑफ कि वो मास डिस्ट्रक्शन के कोई वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, एंड में जाकर वो ऐसा कुछ मिला भी नहीं था, बाद में पता चला कि वो तो तेल के लिए कर रहे थे, उसके ऊपर यूएन ने कोई स्टैंड नहीं लिया। ईस्ट टॉमर क्राइसिस के अंदर यूएन ने कोई स्टैंड नहीं लिया, राइट। सो यूएन की जो रेलेवेंस है कहीं ना कहीं आज के टाइम पे वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है। यूएन वाज मेंट टू प्रोटेक्ट पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पा रही है, राइट। सो ये हमारा मेजर एक काउंटर यहाँ पे हमें स्टेटमेंट देने को मिला है कि क्या यूएन इफेक्टिव है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाने में, बट अ क्लियर कट आंसर हमको देखने को मिल रहा है, दैट इज नो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ग्लोबल पॉवर्टी की अगर हम बात करते हैं, ये भी आज के टाइम पे हमारे पास एक नया थ्रेट हमें देखने को मिलता है।
ग्लोबल डिस्पैरिटी है नदर्न एंड सदर्न कंट्रीज़ के अंदर, है ना, जो अनडेवलप्ड नेशन है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ है जो पॉवर्टी से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, ठीक है। एंड आज भी अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स हमें सब सहारन अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है, जो सबसे पुअर कंट्री है, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है ना, तो छीना झपटी हो रही है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज को लेकर के बहुत सारे रियॉट्स हमको आए दिन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे, माइग्रेशन। तो लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है नॉर्थ से साउथ, सॉरी साउथ टू नॉर्थ की तरफ। जो हमारे यहाँ से भी बहुत सारी यूथ जनरेशन है जो आए साल कनाडा चली जाती है, लंदन चली जाती है, ब्रिटेन चली जाती है, सो दे आर माइग्रेटिंग, राइट, फॉर व्हाट, बेटर लाइफ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो वॉलेंटरी अपनी होम कंट्रीज़ को छोड़ करके दूसरे शहर जा रहे हैं, दूसरी कंट्री जा रहे हैं, ठीक है। रिफ्यूजीज आर समबडी जो अपने कंट्री से या अपनी होम टाउन से भाग के आए, मे बी वहाँ पे क्योंकि कोई वॉर हो गया है, ठीक है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, या फिर उनका पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रहा है, ठीक है। इंटरनली डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जो अपने घरों को छोड़ करके विद इन नेशनल बॉर्डर्स ही कहीं दूसरी जगह पे जाकर के सेटल डाउन होते हैं, जैसे कि कश्मीरी पंडित्स, बिकॉज उनका वहाँ पे पॉलिटिकल परसिक्यूशन हुआ था, ठीक है, उनको भगा दिया गया था, राइट। एंड वी पीपल टुक इट हैपेंड अराउंड 1990, ठीक है, उसके बाद इनकी कोई बात नहीं हुई। आज पिछले 1-2 सालों से वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कश्मीरी हिंदूज, कश्मीरी पंडित्स, ठीक है, उनके बारे में बातचीत होने लगी। सो इट टुक अस अराउंड रफली अराउंड 20 to 25 ईयर्स, है ना, कि हमें उनका ख्याल आया, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं, सो ज्यूज नेवर लेट द वर्ल्ड फॉरगेट कि उनके साथ क्या हुआ था, उनके साथ क्या परसिक्यूशन हुआ था, ठीक है, दे नेवर लेट इट फॉरगेट। एंड इसीलिए आज के टाइम पे इजराइल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन, डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय इट्स एनिमीज फ्रॉम ऑल 4 साइड्स, राइट, वो आज भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड करता है, बिकॉज दे डिडंट लेट द वर्ल्ड, उन्होंने अपने लोगों को नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया को नहीं भूलने दिया कि हमारे साथ क्या हुआ था, ठीक है। एंड वो इतना स्ट्रॉन्ग बन करके आज आए हैं कि वो सर्वाइव कर रहे हैं। अदरवाइज जो ज्यूज का परसिक्यूशन हुआ था उसके अंदर पॉसिबिलिटी थी कि वो उतना पावरफुल उभर करके ना आ सके, बट दे स्टिल सर्वाइव्ड एज ए नेशन एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ, ठीक है। लेकिन हमारे जो कश्मीरी पंडित थे उनके बारे में, उनका प्रोसिक्यूशन आज वी स्टिल हैव पीपल हु हैव द ऑडेसिटी कि वो कश्मीरी पंडित्स का जो उनका पलायन हुआ था, उनका जो प्रोसिक्यूशन हुआ था, उसको आज भी वो एक मिथ बोलते हैं, उसको आज वो एक प्रोपेगेंडा बोलते हैं, बट इट एक्चुअली हैपेंड, राइट। सो ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखते हैं, राइट, तो जो हमारे विद इन कंट्री जो भी चीज़ें चल रही है ना, हम उनको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोलकाता जो मर्डर केस की बात हो रही थी, बहुत दिनों तक उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, चलेगी, एंड कुछ दिनों बाद हम उसको कंप्लीटली भूल जाएंगे, राइट। तो हमारी भूलने की आदत बहुत पुरानी है ना, एंड जो कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा नुकसान दे करके चलती है। सो यही चलते हैं। सो नेक्स्ट आता है हेल्थ एपिडेमिक्स की अगर हम बात करते हैं, ई के अंदर नंबर 1 इज ग्लोबल स्प्रेड की अगर हम बात करते हैं तो HIV, एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, सार्स हो गया, राइट, ये कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो रैपिडली स्प्रेड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। सिमिलरली कोविड-19 हुआ, बेस्ट एग्जाम्पल है हम सब के पास अभी जो हमने देखा है, माइग्रेशन के थ्रू, बिजनेस ट्रिप्स के थ्रू, टूरिज्म के थ्रू, मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये ऑल अराउंड द ग्लोब स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। अब ड्रग डिस्पैरिटी, अब बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं ऑब्वियसली जिनकी हमारे पास ड्रग थेरेपीज़ है, मेडिसिन डेवलप हो जाती है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं जो बर्थ डेथ रेट है वो कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो वो उन ड्रग्स को या उन दवाइयों को भी अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो अफ्रीका के अंदर आज भी बहुत सारे लोग हैं जो HIV, एड्स का शिकार है, राइट। तो वहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे पेंडेमिक है जो स्टिल रिलेवेंट है, जिससे आए साल लोगों की जान जा रही है। इमर्जिंग डिजीज़ कुछ ऐसी है, नई डिजीज़ जिनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, राइट। एबोला हो गया, हेंटा वायरस, हेपेटाइटिस C, ठीक है, तो ये इमर्ज हुई है। इसके अलावा कुछ ऐसी हमारी पुरानी डिजीज़ हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट हो गई है, जैसे TB हो गई, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगू फीवर या क्लोरेरा। इनके ऊपर काफ़ी बार ऐसा होता है, बहुत से लोगों के ऊपर दवाइयाँ काम नहीं कर पाती है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को ट्रीट कर पाना, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है एपिडेमिक्स अमंग एनिमल, है ना। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि जैसे 1990s के अंदर ब्रिटेन के अंदर मैड काउ डिजीज़ फैल गई थी, जिसकी वजह से उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। सिमिलरली जब बर्ड फ्लू फैला था तो बहुत सारी पोल्ट्री जो हमारे एक्सपोर्ट्स थी, उनकी जो सप्लाईज थी वो शट डाउन हो गई थी ऑल अक्रॉस एशिया, अगैन जिसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, डिफरेंट नेचर एंड मीनिंग ऑफ थ्रेट। अब हर किसी के लिए थ्रेट का मतलब कुछ और है। फॉर एग्जांपल मालदीव्स को ग्लोबल वार्मिंग से थ्रेट है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उनको प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली सदर्न अफ्रीका के अंदर पीपल आर स्टिल फाइटिंग विद HIV एंड एड्स,
राइट। सो ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल जो भी हम नोशंस पढ़ के आए हैं, ये डिपेंड करता है लोकल कॉन्टेक्स्ट के कंपैरिजन में। कहीं पे उन्हें वायलेंस का खतरा है, तो कहीं पे डिजीज़ की वजह से वो प्रॉब्लम में है, तो कहीं पे क्लाइमेट चेंज एक मेजर थ्रेट बन करके बना हुआ है। ठीक है, ओके। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, तो अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर मिलिट्री कॉन्फेडरेशन से काम चलेगा नहीं, राइट। हमको क्या चाहिए? ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए। फोर्स से आप टेररिज्म को या ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स कराने में हेल्प कर सकते हो, टेररिज्म से कॉन्कर करने में हेल्प कर सकते हो, लेकिन अगर हमें कोऑपरेट करना है किसी डिजीज़ के अगेंस्ट में, राइट, तो वो तो आप गोली चलाकर तो आप कोविड को खत्म नहीं कर सकते हो ना, राइट। उसके लिए तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको एक दूसरे के साथ दवाइयाँ शेयर करनी पड़ेगी, आपको एक दूसरे के साथ जो भी टेक्निक्स है जिससे आपने वो ड्रग बनाया है, जो दवाई बनाई है, वो शेयर करना होगा, वो फॉर्मूला शेयर करना होगा, राइट। तो इस तरीके से आप कोऑपरेट करोगे। आपने किसी को दवाई दे दी, इसके साथ साथ आप इकोनॉमिक एड के थ्रू उनकी हेल्प कर सकते हो, डॉक्टर्स की टीम भेज करके आप वहाँ पे हेल्प कर सकते हो, राइट। जैसे इंडिया ने किया था कोविड-19 के टाइम पे, मल्टीपल जो भी अफ्रीकन नेशंस थे उनको दवाइयाँ सप्लाई कराई थी, उनको बेड सप्लाई कराए थे, उनको मास्क सप्लाई कराए थे, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स को सप्लाई कराया था, राइट। तो अब जो कॉपरेशन है वो बायलैटरल भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, या फिर ग्लोबल लेवल के ऊपर भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है, एनजीओज आ सकते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस साथ में मिलकर के कुछ फंड बना लेते हैं, वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं जो लोगों को एटलीस्ट अवेयर करा सकती है, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो सैंक्शंस लगा सकती है गवर्नमेंट के ऊपर, इन केस अगर वो अपने ही लोगों के ऊपर कोई वायलेंस करते हैं तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की। अगर हम बात करते हैं, यहाँ से 6 नंबर में क्वेश्चन आता है कि आपको एक पूरा अकाउंट देना है कि इंडिया की क्या सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रही है एंड क्या वो इफेक्टिव रही है या नहीं रही है। अब बुक के अंदर तो हमारे पास एक बहुत ही पुराना सा वियर्ड सा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर डेटा अपडेटेड नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा आपके लिए डाला है सो दैट आप आंसर को जो बुक है वो हमारी पता नहीं कितने सालों पहले लिखी गई थी, उसके अंदर कोई अपडेट नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, राइट। ट्रीटीज चेंज हो जाती है, टाइम चेंज हो जाती है, नए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, लेकिन हम पुराना ही डेटा पढ़ते रहते हैं। सो वी नीड टू टेक अ स्टेप, है ना, कि हम अपनी आंसर राइटिंग के अंदर हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को लिखें। जैसे कि अभी हमें मिलिट्री कैंपेन्स की बात करनी है, तो हम जो भी नए मिलिट्री हमारे मिशंस हुए हैं, लॉन्च हुए हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हम यूक्रेन से किस तरीके से बच्चों को निकाल करके लेकर के आए थे, राइट, जब वहाँ पे लड़ाई हुई थी। सिमिलरली सूडान के अंदर हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जब वहाँ पे लोग फंस गए थे। तो वो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है कि डिस्पाइट किसी दूसरे एरिया के अंदर, किसी दूसरे कंट्री या कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ ऐसा क्राइसिस हुआ है और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो इंडियन फोर्सेज है वो वहाँ से लोगों को बचा करके इधर लेकर के आई है। दैट इज अ मिलिट्री अचीवमेंट इन इटसेल्फ। काफ़ी कंट्रीज नहीं कर पाती है डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल रिसोर्सेज, बट वी डिड इट, राइट। तो वो सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो अपडेटेड डेटा लिखना है एंड अपडेटेड डेटा अगर आप न्यूज़ देखोगे तो आप अपडेटेड थोड़ा बहुत रह पाओगे, ठीक है। नंबर 1 पे है न्यूक्लियर पावर की। अगर हम बात करते हैं तो हमने 1998 के अंदर न्यूक्लियर पावर को अटेन कर लिया था, ठीक है। नो फर्स्ट यूज़ वाली पॉलिसी को अब हमने दोबारा से वो कर दिया है, हमने इसके ऊपर रीथिंक करने का बोला है, ठीक है। कि पहले था कि हम कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर ही हमने इस पॉलिसी को रीथिंक करने का सोचा है कि अगर हमारी सॉर्जिनिटी को कोई भी खतरा होगा तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो डेटरेंस में हमें काम आती है कि अगले बंदे को पता है कि हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास उससे ज़्यादा मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर हमारे पास है, ठीक है। वेपन्स अपग्रेड, हमने मॉडर्नाइज कर लिया, अपनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा एडवांस करने की कोशिश की, हमने राफेल फाइटर जेट्स मंगाए हैं, ठीक है। अपाची हेलीकॉप्टर्स हमने एक्वायर कर लिया है। इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज़ पर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, है ना। मेड इन इंडिया वेपन्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे तेजस फाइटर जेट है हमारा, बहुत अच्छा जेट है जिससे बहुत मेजर ऑपरेशंस को किया गया है। INS विक्रांत हमारी बहुत बड़ी सशक्त शक्ति है जो हमारी ओशनिक बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करके रखती है, राइट। तो ये हम लिख सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज में हमारी रॉ एंड IB है। रॉ इज़ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एंड IB इज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो बेसिकली हमें इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के इंसाइट्स प्रोवाइड करती है, राइट। दे हेल्प अस कम्बाट टेररिज्म या फिर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के अगर कुछ भी ऐसा क्राइसिस होता है सो दे मीडिएट एंड हेल्प, ठीक है। तो कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इनका बहुत एक्टिव काम हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है ना। हमने बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इधर ब्रिक्स है, नाम है, SCO है, अभी हमने G20 को भी किया था, राइट। सो इंडिया इज़ कमिंग एज अ पावरफुल इन्फ्लुएंशियल इमर्जिंग नेशन की तरह हम कह सकते हैं, राइट, जिसका
ग्लोबल स्टैंड्स के ऊपर अभी रिसेंटली कुछ ईयर के अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेक हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो हमारा कॉपरेशन है, हमारी जो बड़ी पावर्स है उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स है, पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं, राइट। डीकॉलोनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया हमेशा फेवर में रहा है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो थोड़े फेयर टर्म्स पे होना चाहिए। पहले WTO वाज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रही थी, लेकिन अब हमने उन सब जो हमारा पुराना जो एक सिस्टम था उससे बाहर निकल करके हमने बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं डिफरेंट नेशंस के साथ। ब्रिक्स के अंदर हम ट्रेड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम ईस्ट एशिया कॉरिडोर के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें हम ऑयल को कनेक्ट कर पाएंगे, हम डायरेक्टली जो अपना ये गल्फ वाला रीजन है उन कंट्री से हम डायरेक्टली वहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट कर पाएंगे, राइट। और बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिनके साथ हमारे बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, रिसेंटली हमारा इजराइल के साथ हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को भी सपोर्ट करते हैं, अनफेयर ट्रीटीज़ को हमने हमेशा सपोज किया है जैसे NPT हो गया। इसके अलावा इंडिया हैज़ बीन पुशिंग कि हमें एक परमानेंट सीट चाहिए UN सिक्योरिटी काउंसिल में, बिकॉज एज अ कंट्री हम बहुत सारे एरिया को सर्व करते हैं एंड बाकी नेशंस के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को लेकर के हमने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था 1997 के अंदर, ठीक है। एंड आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज को लेकर के इंडिया इज टेकिंग स्टैंड, G20 के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर के बातचीत हुई थी। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम लीड कर रहे हैं जिसके अंदर लगभग 120 से भी ज़्यादा नेशंस हैं विच आर वर्किंग ऑन प्रमोटिंग सोलर एनर्जी एज मच एज पॉसिबल, राइट। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो इंटरनली बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रही है लोगों को सोलर पावर प्लांट्स लगाने के लिए, राइट। तो आज के टाइम पे भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे स्पेशली विलेजेस के अंदर है ना जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि आप सोलर एनर्जी को प्लांट्स को लगाओ, उसके अंदर उनको छूट दी जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा डिप्लोमेटिक रोल बहुत ज़्यादा एक्टिव है पीस कीपिंग मिशंस के अंदर, राइट। पीपल वर आस्किंग इंडिया टू हेल्प मेडिटेट रशिया एंड यूक्रेन एंड रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है हमारे मोदी जी वो गए भी हैं रशिया यूक्रेन का विजिट करने के लिए, तो होपफुली उनके अंदर एक ट्रीटी की भी बात हुई है, थोड़ा पीस एग्रीमेंट टाइप का भी साइन इन हुआ है, तो वहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अमंग द नेशंस टू हेल्प देम कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके अलावा G20 के अंदर हमारा जो हमने 2023 के अंदर होस्ट किया था दैट वेंट वेरी वेल, कि इतना बड़ा इवेंट हमने लॉन्च किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करते हैं, राइट, जिसके अंदर बहुत सारी नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि हम हर तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के टाइम पे। मिलिट्री टर्म्स पे भी इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। हमारी कंट्री के विद इन जो चैलेंजेस है उनको भी हम कहीं ना कहीं कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था एंड जो प्रिंसली स्टेट हमारा रह गया था जम्मू एंड कश्मीर, वो भी फाइनली इंडियन फोल्ड्स का हिस्सा बन गया है 2019 के अंदर, ठीक है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमें कश्मीर पंजाब के अंदर आज के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो हमने वो प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स भी ली है उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए। थर्ड वन इज़ नेशनल यूनिटी वायर डेमोक्रेसी, तो हम रीजनल ऑटोनॉमी को मेंटेन करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंट इलेक्शंस हो रहे हैं, एक्टिव सिविल सोसाइटीज़ है, फेडरलिज्म भी हमारा पूरा वेल तरीके से मेंटेन है, ठीक है। तो जो भी चैलेंजेस हमारे पास टाइम टू टाइम आते हैं हम उनको टाइमली रिजॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। नागालैंड के साथ या असम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो थे जो पहले बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए रह गए थे, वहाँ पे अभी हम देखते हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमको देखने को मिल रही है। नागालैंड मिजोरम जैसे जो स्टेट्स जिनके साथ कुछ हमेशा प्रॉब्लम रहता था गवर्नमेंट के साथ, वो कहीं ना कहीं इश्यूज हमें रिजॉल्व होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ को या नई स्कीम्स को लॉन्च किया है ताकि हम इनकम इनक्वालिटी को रिड्यूस कर पाए, साथ के साथ सोशल स्किल्स को डेवलप कर पाए, जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया। हमने अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी बहुत हद तक इनिशिएटिव्स लेके उसको रीफ्रेम किया है ताकि उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया जा सके हमारे एजुकेशन सिस्टम को, राइट। और इसके अलावा बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, नरेगा जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से चलता आ रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना है जिसके अंदर फाइनेंशियल एड मिलता है लोगों को। आयुष्मान भारत 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिल रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जिसमें लोगों को घर मिले हैं। सिमिलरली हमने सैनिटाइजेशन के ऊपर काम किया है। आज के टाइम पे लाइक 80% अगर हम कह सकते हैं तो हमारा जो इंडियन लैंड है उसके ऊपर सैनिटाइजेशन की टॉयलेट फैसिलिटी हमें देखने को मिल रही है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, है ना। जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना है जिसके अंदर आए साल 6,000 रुपये मिल रहे होते हैं लोगों को, राइट। तो जिन जिन स्कीम से आप फेमिलियर हो, राइट, उनको आपने अपनी आंसर राइटिंग के अंदर यूज़ करना है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट, जिनके ऊपर कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहते हैं, नई पॉलिसीज़ आती रहती है, नए मॉडिफिकेशंस आते रहते हैं, एक बार आप उनको इंटरनेट पे सर्च कर लो एंड फिर जब आप आंसर राइटिंग में लिखोगे तो आपके टीचर को लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है, बच्चे ने 2 पॉइंट्स और सर्च किए तो वो आपका
पेपर के ऊपर और एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट जाता है। तो मेक श्योर करो कि आप ऐसे पॉइंटर्स को ढूंढ करके लिखो, ठीक है। अब कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं, हम स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं, है ना। पहली स्मार्ट सिटी हमारी कहाँ पे बनी है? गुजरात में बनी है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। रेलवेज़ को मॉडर्नाइज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वंदे भारत के थ्रू हमारी बहुत सारी ट्रेन्स लॉन्च की गई है, राइट। ग्रीन एनर्जी की तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हमने बहुत सारी डील साइन की है टेस्ला वगैरह के साथ, सो दैट हम ग्रीन फ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाए, है ना, एंड पेट्रोल के कंजप्शन को कम कर पाए। तो हम यही कह सकते हैं कि जो भी हमारी स्ट्रैटेजी रही है ना, इकोनॉमिक टर्म्स पे, सोशल टर्म्स पे, मिलिट्री टर्म्स पे, उसके अंदर हमें यही रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है कि इंडिया बहुत कमिटेडली काम कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए एंड डेवलपमेंट करने के लिए, बोथ एट डोमेस्टिक लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक मेजर जो हमारा टॉपिक था दैट वाज अबाउट ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल के अंदर हमारा वॉर ही होता है, ठीक है, जिसको मैंने बीच में भी आपको थोड़ा सा समराइज़ किया था नॉन ट्रेडिशनल स्टार्ट करने से पहले। नॉन ट्रेडिशनल के अंदर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ के आए, हमने टेररिज्म को पढ़ा है, हम हेल्थ एपिडेमिक्स को पढ़ा है, हमने ह्यूमन राइट्स को पढ़ा है, हमने ग्लोबल पॉवर्टी को पढ़ा है, एंड इसके अलावा हमने एक दो टॉपिक्स और थे, माइग्रेशन को हमने बीच में पढ़ा है, राइट। सो दीज आर वेरी कॉमन टॉपिक्स जिसके ऊपर आप आंसर लिख भी सकते हो। एंड हमारी इंडिया की जो स्ट्रैटेजी रही है, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, राइट, उसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मेक श्योर करना कि आप इन पॉइंटर्स को थोड़ा याद कर लो, थोड़ा लिख लो, थोड़ा नेट से रिसर्च कर लो अपने एंड से, अगर आपको थोड़ा सा और अपना आंसर एक्सटेंसिव बनाना है तो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।